इस लेक्चर में भी हम बीम डिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि डिसकंटिन्यूटी फंक्शन के इस्तेमाल से बीम डिफ्लेक्शन किस तरह कैलकुलेट की जा सकती है। अपने पिछले लेक्चरों में हम बीम के डिफ्लेक्शन और स्लोप की कैलकुलेशन के बारे में बात कर चुके हैं और जो तरीक़ा इस्तेमाल किया था वो सक्सेसिव इंटीग्रेशन का था। इस तरीक़े में हमें दो दुश्वारियां पेश आईं। एक तो ये थी कि बीम के हर सेक्शन के लिए हमें अलग अलग गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेटअप करनी पड़ती थी और सॉल्व करनी पड़ती थी। उसके अलावा हमें बाउंड्री कंडीशन के साथ साथ मैचिंग कंडीशन से भी डील करना पड़ता था, जो कि एक काफ़ी मुश्किल काम था। अब हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा तरीका डेवलप करें जिससे हमें कुछ आसानी पैदा हो जाए। तरीका तो होगा वो इंटीग्रेशन का ही, मगर हम मैचिंग कंडीशन से किसी तरह अपनी जान छुड़ा सकेंगे। हम अपनी बात को एक मिसाल के ज़रिए वाज़े करेंगे। तो एक बीम लेते हैं, ये बीम आपके सामने है। लेफ़्ट हैंड से ये सिंपली सपोर्टेड है, बीच में फिर ये सपोर्ट है, एक एंड पर लोड P लगा हुआ है और हम इसका डिफ्लेक्शन और स्लोप वगैरह निकालना चाहते हैं और हम चाहते हैं जिस जगह पे भी चाहें हम निकाल सकें, यानी कि हम बेसिकली डिफ्लेक्शन फंक्शन y और y प्राइम यानी जो स्लोप है वो निकालना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसको रिलीज़ करेंगे और उनकी जगह जो सपोर्ट की वैल्यू है लेफ्ट हैंड पे 2p है और बीच में ये 3p अपवर्ड है वो लगा देंगे और उसके बाद हम मोमेंट फंक्शन लिखेंगे दोनों सेक्शनों के लिए। तो एक सेक्शन तो ये है 0 से l/2 तक और दूसरा सेक्शन है l/2 से 3l/2 तक या 1.5l/2 तक, ये दूसरा सेक्शन है। उसके लिए हम करेंगे ये जो कि हमारा तरीका है कि यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल कट लगाएंगे, यहाँ पर हम मोमेंट लेट से m1x लगाएंगे जो हमें नहीं मालूम, और इस पॉइंट पर जब हम मोमेंट का इक्विलिब्रियम लेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी m1x की। इसी तरह दूसरे सेक्शन में हम यहाँ पे कट लाएंगे, यहाँ पे लेट से m2 हम कहेंगे कि ये लगी हुई इंटरनल मोमेंट, और हम यहाँ पर मोमेंट इक्विलिब्रियम जब लेंगे तो हमें m2 का फंक्शन मिल जाएगा और इन फंक्शनों से फिर हम डिफ्लेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। अपनी बीम के दोनों सेक्शनों में हमने मोमेंट फंक्शन तो लिख लिया, मगर हम उसे भी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और डिसकंटिन्यूटी फंक्शन के बारे में बात करते हैं। डिसकंटिन्यूटी फंक्शन को बाज़ किताबों ने सिंगुलैरिटी फंक्शन भी लिखा है, लेकिन डिसकंटिन्यूटी फंक्शन हमारे ख्याल में उसका एक बेहतर नाम है। इसको डिफ़ाइन इस तरह करेंगे कि अगर n की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और n एक इंटीजर है तो डिसकंटिन्यूटी फंक्शन x माइनस a रेज़ टू पावर n, ज़रा ब्रैकेट के स्टाइल पर भी आप देख लीजिए। इसको इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि x माइनस a रेज़ टू पावर n की वैल्यू जो है वो x माइनस a रेज़ टू पावर n ही है जब भी x की वैल्यू a के बराबर या a से ज़्यादा होगी, और जब भी x की वैल्यू a से कम होगी तो ये जो है ये 0 के बराबर होगा। और अगर n की वैल्यू 0 है तो फिर क्या होगा कि x माइनस a रेज़ टू पावर 0 जो है उसकी वैल्यू 1 होगी जब भी x की वैल्यू a के बराबर होगी या a से ज़्यादा होगी, और इसकी वैल्यू 0 होगी जब भी x की वैल्यू a से कम होगी, और a कोई कांस्टेंट नंबर है और x जो है वो वेरिएबल है। अब हम अपने प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। हमने दोनों सेक्शनों के लिए जो है वो मोमेंट इक्वेशन लिखी हुई है और यहाँ पर ये ज़रा गौर कीजिए कि हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये -2px है, फिर ये +3px होगा, तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मगर इस टर्म को इसी तरह रखते हैं और करते ही हैं कि इन दो फंक्शनों के बजाय एक मोमेंट फंक्शन लिख लेते हैं और उसमें हम डिसकंटिन्यूटी फंक्शन के इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक मोमेंट फंक्शन जो है वो है mx = -2px + 3p x - l/2 विद इन ब्रैकेट, और इसमें डिफ़ाइन इस तरह होगा कि ये जो डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है वो 0 है जब भी x की वैल्यू l/2 से कम होगी, और ये है प्रॉपर x - l/2 अगर x की वैल्यू जो है वो l/2 के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी। तो अगर इसको हम देखें तो जब भी x की वैल्यू जो है वो l/2 से कम होगी तो ये टर्म चूँकि 0 हो जाएगी,
तो हमें ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। और जब भी x की वैल्यू L/2 से ज़्यादा होगी तो ये वाली टर्म ज़ीरो नहीं रहेगी, बल्कि प्रॉपर तरीके से अपना पार्ट प्ले करेगी और हमें इसी फंक्शन से हमें सेकंड फंक्शन मिल जाएगा। तो फिर फाइनली हम जो अपनी GDE जो है गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन, वो एक ही लिख सकते हैं बजाय दो के, और वो ये होगी कि EI d2y/dx² इज इक्वल टू -2px प्लस 3p x - l/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे y के लिए। अब जो इक्वेशन हमने डेवलप की है, जो कि एक इक्वेशन है, उसको हम सक्सेसिव इंटीग्रेशन करके इसको y के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमारी इक्वेशन है EI d2y/dx² इज इक्वल टू -2px प्लस 3p x - l/2। तो इसको हमने एक दफ़ा इंटीग्रेट किया तो आया EI dy/dx यानी स्लोप। तो -2px को आप इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा -2p x²/2, और जब हम आप इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो 3p और x - l/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसको एक दफ़ा और इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पर मिलेगा EIy यानी कि डिफ्लेक्शन, और इस टर्म को आप करेंगे इंटीग्रेट तो मिलेगा -p, क्योंकि ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो गया था, -p x³ प्लस 3p, ये वैसे के वैसे ही आ गया, और x - l/2 होल स्क्वायर को आपने इंटीग्रेट किया तो वो आया x - l/2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और ऑलरेडी 2 यहाँ पर है तो ये 6 हो गया। c1 इंटीग्रेट होके c1x हो गया, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और मिल गया, और ये हमारी एक ही इक्वेशन है जो कि चलेगी। तो चूंकि हमारी एक ही इक्वेशन है पूरी बीम के लिए और इसमें हमने डिसकंटिन्यूटी फंक्शन का इस्तेमाल किया है, तो हमें सिर्फ बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है। मैचिंग कंडीशंस के बारे में हमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। तो पहली बाउंड्री कंडीशन है कि एट x = 0 y = 0, और जो इक्वेशन जिस पर ये बाउंड्री कंडीशन लगेगी वो ये है। तो अब आप देखें कि x की वैल्यू जब 0 होगी तो ये टर्म x - l/2 इसका कोई काम नहीं होगा, ये जो है ये 0 होगी। तो हर जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 0 रखा, और y 0 है तो 0 = 0 प्लस 0, ये तो वैसे ही 0 है, और यहाँ पर x 0 है तो ये भी 0 हो गया, तो ये c2 हो गया। तो यानी कि c2 = 0 हमें मिल गया। अगली जो बाउंड्री कंडीशन है वो है कि एट x = l/2 y = 0। तो यहाँ पर ये जो टर्म है वो फिर इन एक्शन होगी, अगरचा जब आप x = l/2 रखेंगे तो ये दोबारा 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप रखें x की जगह l/2, ये वैसे ही 0 हो गई क्योंकि x = l/2 पे ये 0 हो जाएगी, और x की जगह यहाँ पर l/2 रख। थोड़ी सी आप ये कैलकुलेशन वगैरह करें तो c1 की वैल्यू आएगी PL²/12। तो फाइनली हमारी फंक्शन डिफ्लेक्शन की बनी EIy = -px³ प्लस px - l/2 3/2 प्लस PL²x/12। अब आप इसमें जहाँ कहीं भी आपने डिफ्लेक्शन y मालूम करना हो x की वो वैल्यू रख दीजिए तो आपको डिफ्लेक्शन y मिल जाएगा। अगर x की वैल्यू जो है l/2 से कम है तो ये वाली टर्म जो है बीच में अपना रोल प्ले नहीं करेगी, और अगर वो l/2 से ज़्यादा है तो ये टर्म अपना रोल प्ले करेगी। इसी तरह जो है आप चाहें तो EIy' की भी लिख सकते हैं इक्वेशन, वो होगी -px² प्लस 3p x - l/2² प्लस PL²/12। तो इस मेथड के जो एडवांटेज हमें मिले वो ये मिला कि बजाय 2 या 3 या 4 डिफरेंशियल इक्वेशन के एक डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी बीम के लिए आप लिख सकते हैं और वो आपको पूरा सोल्यूशन दे देगी। दूसरा ये कि आपको मैचिंग कंडीशन के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैचिंग कंडीशन बीच में अपना रोल प्ले ही नहीं करती। एक इक्वेशन है तो बाउंड्री कंडीशन से हम दोनों जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उनकी वैल्यू पता कर सकते हैं। डिसएडवांटेज भी एक छोटा सा है, वो ये है कि जब आप मोमेंट फंक्शन बनाएंगे तो वो थोड़ा सा मेसी हो सकता है, क्योंकि उसमें जितने बीम के सेक्शन हैं उतनी ही टर्म्स आएंगी
और फिर आपको ये ख्याल रखना होगा कि डिसकंटिन्यूटी फंक्शन जो है वो किस तरह लिखा जाए, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा लोड होंगे तो हर लोड मुख्तलिफ जगहों पर ऐड कर रहा है, तो उसी हिसाब से आपको जो टर्म x माइनस ए है उसमें a की वैल्यू के बारे में आपको ज़रा केयरफुल होना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।